Hello everyone, welcome to our official YouTube channel. So today we will learn about science and technology current affair of the month December 2019. So without further delay, let's jump into our business. So first current affair is about antibiotic consumption. Recently, Public Health Foundation of India it has released one report. उसमें ऐसा बोला गया है कि India is one of the top user of antibiotic. अब टॉप यूजर ऑफ एंटीबायोटिक होने के साथ दिक्कत क्या आ रही है कि काफी सारे ऐसे बैक्टीरियाज है दैट हैज बिकम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो कोई भी ऐसी डिसीज हमें हो रही है, अगर हम दवाई दे रहे हैं बट स्टिल इट इज नॉट क्योरेबल। क्यों ये क्योर नहीं हो रही? बिकॉज जो भी उसका बैक्टीरिया है वो अब रेजिस्टेंट हो गया है बाहर के अटैक से। सो दिस इज अ ग्रोइंग कंसर्न। और स्पेशली इन द प्राइवेट सेक्टर, इंडिया के जो प्राइवेट सेक्टर है, जो डॉक्टर्स वगैरह प्राइवेट डॉक्टर्स है, दे आर गिविंग एंटीबायोटिक हेफेजार्डली। और कुछ भी छोटी भी चीज हो रही है तो भी वो हाई डोज का एंटीबायोटिक दे रहा है। तो एक या दो या तीन टाइम के बाद वो जो भी उनके बैक्टीरिया बॉडी में होंगे वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे। दे विल स्टार्ट जनरेटिंग एंटीबॉडीज टुवर्ड्स द एंटीबायोटिक मेडिसिन। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत हो रही है। सो जब ऐसा कोई एक ड्रग से होता है तो हम उसको सिंपल कह देते हैं, बट अब क्या हो रहा है कि दे हैव बिकम रेजिस्टेंट टू मोर देन वन ड्रग। तो इट इज सेड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। अब जो भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है उन सभी बैक्टीरियाज को बोला जाता है सुपरबग। सी, यहाँ पे ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो सुपरबग इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर और एनी कंप्यूटर वायरस, बट इट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी एंड बायोटिक वायरस। So superbug is a strain of bacteria, viruses, parasite और fungi. ये कुछ भी हो सकता है that are resistant to most of the antibiotic and other medicines commonly used to treat infections. तो अब ऐसे superbugs are becoming more and more widespread than ever. Earlier बहुत ही इनकी तादाद कम थी, अब बहुत ही ज्यादा बन रहे हैं। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने बहुत ही बड़ा कंसर्न रेज किया है कि हमारा वर्ल्ड पोस्ट एंटीबायोटिक कैसा होगा, what will be the next source of cure. तो it is really time to think about it. तो एंटीबायोटिक जो कंजम्पशन है उसको कम कैसे किया जा सकता है? एक तो सबसे पहले है कि हमें ये ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिस्पॉन्सिबल मैनर में करना चाहिए। कोई भी बंदा मेडिकल पे जाता है और बोल देता है कि मेरे को ये एंटीबायोटिक दे दो, तो वो इजीली दे देता है। तो इसको रेगुलेट करने की जरूरत है फर्स्ट। सेकंड, एक्टिविज्म इज नीडेड। एक्टिविज्म कैसे? कि जो भी डॉक्टर्स वगैरह है उनको फोर फ्रंट अप फ्रंट आना चाहिए और बोलना चाहिए कि जितना हो सके उतना एंटीबायोटिक का प्रॉपर यूजेज किया जाए, प्रॉपर कंजम्पशन हो सके वैसा। ऐसा नहीं कि कोई भी छोटा सा बुखार आ रहा है, छोटा फीवर हो गया, फिर भी उनको एंटीबायोटिक दे दो और तुरंत ही एक दिन में रिकवर कर लो। तो शॉर्ट टर्म गेन तो हमें जरूर मिलेगा, बट उससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म थ्रेट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमें डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक करने की जरूरत है। कैसे? एंटीबायोटिक विच आर स्टिल अननोन टू द प्रेजेंट बैक्टीरियाज, तो फिर हम उनको क्योर कर सकेंगे। एंड लास्टली वी हैव टू क्रिएट दी अवेयरनेस। तो एक्टिविज्म से क्या होगा? अवेयरनेस फैलाई जाएगी। पहले एक्टिविज्म जो भी मेडिकल ऑफिसर्स है, डॉक्टर्स है, वो एक्टिविज्म वहां से स्टार्ट करेंगे, या तो फिर सिविल सोसाइटी में कोई एक्टिविस्ट है वो वहां से एक मूवमेंट चलाएंगे। तो फिर जाके पब्लिक में अवेयरनेस फैलेगी कि हम कहाँ पे गलत हो रहे हैं, वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, एंड विच इज need to be addressed as soon as possible. Otherwise we will see post antibiotic world and there will be lot of superbugs and it will be really hard to cure any kind of a simple disease as well. So that is the growing concern. उसके बाद हमारा सेकंड आता है NMR. NMR is stand for nuclear magnetic resonance. It stands for nuclear magnetic resonance. तो अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट FDA हैज फाउंड दिस फैसिलिटी इन एक्सेप्टेबल स्टेट। तो जो US फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इसको एक्सेप्टेबल स्टेट में मान लिया है। दे केम हियर टू इंस्पेक्ट इट और इंस्पेक्शन के साथ उनको कोई ऐसा ट्रबलसम ऑब्जर्वेशन नहीं मिला। तो ये हमारे लिए एक वेलकमिंग न्यूज है। अब हम बात करते हैं कि ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या है। तो इट इज बेसिकली अ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये टेक्निक से हम क्या करते हैं, कोई भी एक केमिकल मॉलिक्यूल होता है या तो फिर मेडिसिन का मॉलिक्यूल होता है, उसको हम डिटेल से स्टडी करते हैं। डिटेल से स्टडी करने की जरूरत क्या है? समटाइम्स इट हैपेंस कि हमारा क्वालिटी बिगड़ जाता है,
कोई भी कंट्री हमारे ड्रग को बैन कर देती है, या तो फिर फूड को बैन कर देती है, या कोई केमिकल को बैन कर देती है। क्यों? क्योंकि करप्शन या तो फिर पर्सनल मोटिव, शॉर्ट टर्म में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट लेना है, तो उसके लिए हमने माल फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। बट विद द हेल्प ऑफ एनएमआर हम ये क्वालिटी को अश्योर कर पाएंगे कि रिसर्च एंड डिटर्मिनेंट ऑफ कंटेंट है उसकी प्योरिटी हम मेंटेन कर पाएंगे। तो जो भी सैंपल होगा उसको हम एनएमआर थ्रू स्कैन करेंगे और उसकी क्वालिटी का अश्योरेंस हम ला सकेंगे। दिस इज द बेनिफिट ऑफ एनएमआर। Third news is about HERA. HERA is nothing but it is a planetary defense mechanism. What is it? It is a planetary defense mechanism. अब planetary defense mechanism हमें क्यों चाहिए? कल को धनुष का अटैक आ गया तो हम क्या करेंगे? जो कपाट धनुष नहीं, बट ऐसे काफी सारे स्पेस ऑब्जेक्ट्स है जो अर्थ से नजदीक से जा रहे हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर के नजदीक से जा रहे हैं, तो इट कैन possess a small threat. अब ऐसे जो भी है दे आर मोस्टली वेल नोन एज एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड क्या होता है कि अर्थ से फ्लाई बाय कर देते हैं। कभी कभी कोई एस्टेरॉइड ऐसा होता है कि अर्थ की जो एटमॉस्फेयर की लिमिट है उसके नजदीक आ जाते हैं, एंड अगर वो थोड़े अमाउंट से बड़े हुए तो फिर हमारे लिए वो बहुत ही सीरियस थ्रेट पोजेस कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ऐसा एक हेरा करके मिशन चालू किया है। तो वो 2014 में ये मिशन को लॉन्च करेंगे। ये क्या करेगा कि अर्थ के पास से एक डायडोम्स पेयर ऑफ एस्टेरॉइड्स जा रहे हैं, तो डायडोम्स के ऊपर इनको एक स्पेसक्राफ्ट को फायर किया जाएगा, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करेंगे या तो फिर उसको डिफ्लेक्ट करने का ट्राई करेंगे। दो चीज से हम अवॉइड कर सकते हैं। एक तो उसका जैसे कि यहाँ से वो अर्थ के नजदीक आ रहा है, फाइन, तो हमने यहाँ से फायर किया और उसके पाथ को हमने डिफ्लेक्ट कर दिया, या तो फिर अगर छोटा हुआ तो हम उसको स्पेस में ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये जो हमारी कैपेबिलिटी है इसको कहा जाता है एस्टेरॉइड इम्पैक्ट डिफ्लेक्शन असेसमेंट मिशन। इसके अंतर्गत हमने हेरा मिशन को स्टार्ट किया, हमने एज इन यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। अब ऐसे प्लेनेटरी डिफेंस मैकेनिज्म की जरूरत क्यों है? बिकॉज देर आर अराउंड 25,000 स्पेस ऑब्जेक्ट्स विच possess थ्रेट 0 to 10 लेवल ऑन अर्थ। अब ये जो भी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, अगर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट 140 मीटर से बड़ा हुआ और वो विद इन 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्लोजर टू अर्थ आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल हजार्ड बोलते हैं। अब पोटेंशियल हजार्ड सीरियस हजार्ड में कन्वर्ट ना हो जाए, दैट इज व्हाई वी नीड प्लेनेटरी डिफेंस मैकेनिज्म। और उसमें भी एज ऑफ नाउ 900 नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड मोर देन 1 किलोमीटर इन साइज। तो 1 किलोमीटर इन साइज अगर उसका इम्पैक्ट हुआ तो वो अर्थ पे बहुत ही ज्यादा डेवास्टेटिंग इफेक्ट ला सकता है। दैट इज व्हाई वी नीड साउंड डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट सच काइंड ऑफ थ्रेट्स फ्रॉम स्पेस। In next we have HOG technology. HOG technology, HOG stands for head on generation technology. तो बेसिकली ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पे हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, किसको? ट्रेन्स को। तो व्हाट वी हैव डन, तो सिस्टम जो ट्रेन का होटल लोड है, होटल लोड मतलब कैसा लोड कि उसमें एयर कंडीशन चल रही है, लाइट चल रहा है, फैन चल रहा है, बाकी सारी चीजें चल रही है, तो वो सारा को क्या कहा जाता है? होटल लोड। तो वो होटल लोड अब तक ट्रेडिशनल वे में पहले किस पे चल रहा था? कोल पे चल रहा था। फिर क्या आया? डीजल इंजन आया, और अब क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी से कैसे चलता है? आपने देखा होगा कि ये ट्रेन का जो भी डिब्बा है उसके ऊपर 2-3 तार लगे होते हैं और वहां ऊपर से इलेक्ट्रिक वायर जाते हैं और वहां से ही इलेक्ट्रिसिटी उसको मिलती है। तो दिस इज कॉल्ड हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी। तो राइट नाउ जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो कैसी है? एंड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी। एंड ऑन जनरेशन मतलब क्या कि ट्रेन है उसके एंड पे यहाँ पे भी एक डीजल कार होती है, यहाँ पे एक डीजल कार होती है, यहाँ से एनर्जी जनरेट होती है और ट्रेन को सस्टेनेबिलिटी मिलती रहती है। तो हर एक ट्रेन में हमें 2-2 डीजल कार अटैच करनी पड़ती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एनवायरमेंट के लिए भी नुकसान हो रहा है और साथ साथ में हमारा फाइनेंशियली भी कंस्ट्रेन बढ़ा रहा है। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी का? तो इट इज अ फ्री ऑफ एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन। डीजल का कंबशन होगा तो ऑब्वियसली कोई ना कोई गैसेस रिलीज होंगे, तो इट विल कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन, जैसे कि CO2 होगा, NO2 एमिशन होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक तो पोल्यूशन कम कर देगा, फाइन। तो उसके बाद हमारा फिफ्थ करंट अफेयर है, इट इज अबाउट इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी।
तो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी क्या है? तो वी हैव टू सी दिस इनटू लिटिल डेप्थ। तो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इट इज अ मल्टी इंस्टीट्यूशनल एफर्ट, और उसके साथ साथ इट विल क्रिएट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी। अब अंडरग्राउंड लेबोरेटरी क्यों है, दैट वी विल सी। इट इज जॉइंटली फंडेड बाय एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले हम थेनी डिस्ट्रिक्ट के हिल्स पे एक ओवरग्राउंड या तो फिर सरफेस फैसिलिटी बनाएंगे, और फिर उसके नीचे अंडरग्राउंड अराउंड 1200 मीटर पे हम अंडरग्राउंड फैसिलिटी बनाएंगे। ओके अब अंडरग्राउंड फैसिलिटी बनाने की जरूरत क्यों हमें पड़ रही है? बिकॉज न्यूट्रिनो आर निटोरस, और वो नॉर्मल हमारा जो दिन में जो लाइट आती है, स्पेस एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिविटी होती है, तो वो उतनी ज्यादा ब्राइट या तो फिर उतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है कि न्यूट्रिनो डिटेक्ट नहीं हो पाते। और न्यूट्रिनो बहुत ही कम मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, रेयरली दे इंटरेक्ट विद द मैटर, दैट इज व्हाई नॉर्मल रेडियो एक्टिविटी के टाइम पे हमें उसको डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमें नॉर्मल जो हमारी रेडियो एक्टिविटी है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, और वो कहाँ हो सकता है? तो अंडरग्राउंड हो सकता है। तो अंडरग्राउंड जाएंगे, वहां पे कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है सन की, तो न्यूट्रिनो जो भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे वो हम इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। एंड न्यूट्रिनोज आर सेकंड मोस्ट वाइडली occurring in a universe after the photons. Photons क्या है? They are responsible for the light. ओके अब न्यूट्रिनो आर डिफरेंट इन टाइप, बट न्यूट्रिनो के क्या टिपिकल टाइप है, उनके मासेस में क्या क्या डिफरेंसेस है, दैट वी हैव नॉट नोन सो फार, एंड दैट इज द अनआंसर्ड टिल टुडे, और उसको ही हम आंसर करने का ट्राई करेंगे। एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू गो लिटिल अंडरग्राउंड, लाइक 1200 मीटर अंदर जाने की जरूरत है। अगर न्यूट्रिनो के बारे में हमने और ज्यादा स्टडी की तो हमें क्या पता चलेगा? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि ये अभी तक अनडिस्टर्ब रहे हैं और दे रेयरली इंटरेक्ट। अगर रेयरली इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन अभी तक हमें मिली नहीं है। एंड जस्ट इमेजिन इफ वी गेट द इन्फॉर्मेशन वी कैन डिराइव सो मेनी कंक्लूजन फ्रॉम दैट स्टडी। एंड एनर्जी प्रोडक्शन इन अ स्टार। ओके तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो हम सन की स्टडी करनी है या तो फिर दूसरे कोई स्टार की स्टडी करनी है, इफ वी कैनॉट रीच दैट क्लोजर, तो फिर हम क्या करेंगे? न्यूट्रिनो की स्टडी के ऊपर से हम इक्वेशंस को डिराइव कर पाएंगे, एंड साथ साथ में अर्थ के कोर का भी स्टडी हम इससे पॉसिबल कर पाएंगे। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। इन सिक्स्थ वी हैव नाविक। तो नाविक स्टैंड फॉर नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। तो दिस इज द कॉन्स्टलेशन ऑफ 8 सैटेलाइट्स। तो 8 सैटेलाइट से हमने पूरा कॉन्स्टलेशन बनाया है, और वो कैसा है? ये एक जीपीएस जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है बाय अमेरिका। तो जीपीएस के compete करने के लिए हमें नॉट एग्जैक्टली इन द कम्पीटिंग, हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं बढ़ी, बट स्टिल वी आर कम्पीटिंग विद द जीपीएस। तो राइट नाउ यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या बोला कि जो भी आपका नाविक है, वी आर अफिलिएटिंग नाविक एज अ अलाइड टेक्नोलॉजी। वो उसको एलियन टेक्नोलॉजी नहीं मानते, अलाइड टेक्नोलॉजी मान लिया गया है। तो नाविक को फर्दर जो भी टेक्नोलॉजिकल हेल्प चाहिए तो वो यूएसए जैसे एडवांस कंट्री उनको अब हेल्प करेंगे। तो नाविक क्या क्या करता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर। कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइडर? नाउ वी डू नॉट हैव टू रिलाई अपॉन दी जीपीएस एंड देयर सैटेलाइट्स। सेकंड, इट विल गिव अस पोस्ट डिजास्टर इंफॉर्मेशन। पोस्ट डिजास्टर जो भी सिचुएशन है उसका ग्राउंड रिपोर्टिंग हमें अच्छे से देगा, तो फिर वी कुड नो कि कहाँ पे हमें एफर्ट्स देने की जरूरत है, कैसे हमें लोगों को इवैक्यूएट करना है और डिजास्टर को कैसे कम करना है। साथ साथ में इट गिव्स टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड मराइन नेविगेशन, प्लस इट विल बी इंटीग्रेटेड विथ मोबाइल फोन। साथ में विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन जस्ट एज जीपीएस। व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट, एयरप्लेन्स का भी मैनेजमेंट इससे होगा। मैपिंग एंड डेटा कैप्चर ऑब्वियसली, और दैट टू इन एचडी। एंड लास्टली डिजास्टर मैनेजमेंट, एज वी सी कि वो डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि नाविक विल बी कंप्लीटली फोकस्ड अपॉन इंडियन ज्योग्राफिकल एरिया एंड 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इंडियन मेनलैंड। तो उतने में हमें डिटेल में पता चलेगा कि हमारे कंट्री में क्या हो रहा है। The next current affair is about kilogram, 1 kilogram, that is NPK 57 प्रोटोटाइप। तो अभी अभी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली में हमने एक नया 1 किलोग्राम प्रोटोटाइप को वहां पे प्लेस किया है। तो ये
डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो रही है, बट उसका इम्प्लीकेशंस कोई नहीं होगा। जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है देयर विल बी नो चेंजेस, बट जो हमारे डेफिनेशन चेंज हुए वो कैसे चेंज हो रही है चलिए देखते हैं। अभी तक हम कैसे वेट मेजर करते आए हैं, जैसे कि कोई एक्स बॉडी है, तो एक्स बॉडी को अपलिफ्ट करने में कितना स्ट्रेस चाहिए जो उस पे लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर बैलेंस करे, तो उसको कहा जाता है वेट। सिंपल, कि जितना फोर्स उसको काउंटर करने के लिए चाहिए तो वो हो गया उसका वेट। अब इसके अंदर उन्होंने क्या ऐड किया, दे विल लिंक इलेक्ट्रिसिटी एंड वेट। कैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड वेट, तो कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को पुल करने के लिए जितना अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी आपको उसकी कॉइल के थ्रू पास करनी पड़ती है, तो इट हैज डायरेक्ट रिलेशन विद द weight. Okay, so it has direct relation with the weight. What is the relation? You need not to know about it, but just remember electricity and weight का direct relation है। और इसी को expose करके NPK 57 जो नया प्रोटोटाइप है 1 किलोग्राम का, वो हमने implement किया है। So they can ask such question कि NPK 57 was recently seen in a news, what was it about? तो लोगों को NPK देख के ऐसा लगेगा कि हाँ it can be something related to agriculture और fertilizer, जो हमारा नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटैश है वो। बट नहीं, आप इसको ट्रिक मत होना, यूपीएससी कैन इजीली ट्रिक यू। सो प्लीज रिमेंबर एनपीके 57 इज रिलेटेड टू किलोग्राम प्रोटोटाइप एंड नथिंग मोर टू नो अबाउट दिस। दिस द प्रोटोटाइप। अब इसको ऐसे क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, दैट इज अवेलेबल इन दिल्ली। 8वां करंट अफेयर है कि हरियाणा पुलिस ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, यूनिक बार कोडिंग फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर बनाया है, दैट इज ट्रैकिया या तो ट्राकिया उसको कहा जाता है। तो ये क्या करेगा कि पान हरियाणा सारे पुलिस स्टेशन में ट्राकिया सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाएगा, और ट्राकिया सॉफ्टवेयर से जितने भी फॉरेंसिक उनके रिपोर्ट है उसको यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। जब जो फॉरेंसिक रिपोर्ट यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे, फिर उसको टेम्पर करना बहुत ही हार्ड बन जाएगा। तो जो भी हमारे एविडेंसेस है उसका जो टेम्परिंग है वो हम इसको कम करने का ट्राई करेंगे। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एप्लीकेशन। सो ट्राकिया इट इज बेस्ड ऑन यूनिक बार कोडिंग सॉफ्टवेयर। तो पूरी जो भी डिटेल होगी वो प्रिंट पेपर पे नहीं होगी। प्रिंट पेपर में क्या होता है, पेपर डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, कंप्यूटर में अगर डेटा डाला है तो कंप्यूटर का डेटा इरेज भी हो सकता है, बट इट विल बी एनकोडेड इनसाइड दी वन बार कोड। तो फिर ये ट्राकिया के हिसाब से वो बार कोड को हम डिकोड कर पाएंगे, दैट इज व्हाई इट विल गिव मैक्सिमम सिक्योरिटी। ओके, तो ये ट्राकिया अभी तो हरियाणा पुलिस के पास है। तो अगर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि वी माइट develop some kind of software which can be applied on a pan India level, कि interstate क्रॉस मैचिंग भी यहाँ पे हो सके। क्योंकि इंटरस्टेट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि एक स्टेट में हुआ केस जो दूसरे स्टेट में होता है तो वो हम इजीली सॉल्व नहीं कर पाते, वो हमें क्राइम पेट्रोल में काफी बार देखा है। सो इफ वी इम्प्लीमेंट समथिंग पैन इंडिया लाइक ट्रैकिया, देन इट विल बी रियली गुड फॉर आवर police force, or police reforms are due, so it will be welcome step towards the reforms. ट्रैकी के बाद it is a Wi-Fi calling. So recently Airtel, Bharti Airtel has introduced voice over Wi-Fi technology first time in India. Voice over Wi-Fi technology का benefit क्या है, तो it works on a Wi-Fi network। अभी हर एक जगह पे हमने Wi-Fi network का स्प्रेड देख लिया कि कितना इंटरनेट ने इंडिया में पेनिट्रेट कर दिया है। सो जहां जहां पे सेल्यूलर नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं होते वहां पे हमने कॉल ड्रॉप्स बहुत ही ज्यादा देखे। तो कॉल ड्रॉप होते हैं, कनेक्शन नहीं आता, बट इंटरनेट चलता रहता है, तो हमने व्हाट्सएप कॉल पे जंप करना स्टार्ट कर दिया है। तो सेम एज अ व्हाट्सएप कॉल, इट विल यूज ओनली डेटा, तो यू डू नॉट हैव टू पे फॉर एक्स्ट्रा कॉल्स। तो सीधा हम वाईफाई नेटवर्क के हिसाब से ही कॉल कर सकेंगे। जो भी इंटरनेट की कनेक्शन होगी, यस, इंडिया हैज बिकम सुपर पावर इन इंटरनेट एंड डेटा, तो फिर हम उसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो वाईफाई कॉलिंग विल बी रियली हेल्पफुल इन डेवलपिंग 5G टेक्नोलॉजी एंड बीइंग इंडिजीनियसली इंडिपेंडेंट। तो हम मेक इन इंडिया के हिसाब से, जो हमें अभी 5G के लिए जो हुआई का तकलीफ चल रही है, यूके ने हुआई को बैन कर दिया, अमेरिका ने हुआई को बैन कर दिया, विच इज अ चाइनीज कंपनी, हमने भी उसको बैन कर दिया है। तो फिर हम कैसे डेवलप करेंगे, देन वी कैन यूज प्राइवेट सेक्टर इन दिस सेक्शन। तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर इंडिया इन बिकमिंग इवन 5G हब। अभी 4G हब तो हम बन ही गए हैं, बट 5G हब भी शॉर्ट फ्यूचर में बनेंगे।
नेक्स्ट करंट अफेयर इज सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि जो हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी है वहां पे बहुत ही ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, स्पेशली इन द टाइम ऑफ विंटर। अभी विंटर आने वाला है तो विंटर इज कमिंग एंड पॉल्यूशन विल बी हायर, क्योंकि फॉग एंड स्मोक दोनों मिक्सअप हो जाएंगे तो फिर क्या स्मोक जनरेट हो जाएगा। तो अभी हमें सबसे बड़ी दिक्कत किसकी हो रही है, स्मोक की। विजिबिलिटी कंप्लीटली लो कर देता है। तो जो हमारा यमुना एक्सप्रेस हाईवे है वहां पे आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी एक वीडियो की, एक के बाद एक एक्सीडेंट होते जा रहा है बिकॉज ऑफ लेस विजिबिलिटी। सो टू काउंटर द लेस विजिबिलिटी एंड एयर पोल्यूशन, Supreme Court has asked government to develop hydrogen cell technology as soon as possible. If private sector is not efficient, they have directed government to spend more and more on R&D of hydrogen fuel cell. तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल में क्या होता है कि इट कंबाइंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब भी कंबाइन होते हैं तो बाय प्रोडक्ट क्या आता है, वाटर बाय प्रोडक्ट आती है। और जनरली जो भी हम फ्यूल को कंबस्ट करते हैं तो वहां पे बाय प्रोडक्ट क्या आती है, स्मोक आती है। स्मोक में आपने देखा होगा CO2 होता है, NOx होता है, SOx होता है। तो ये सारे पॉइजनियस एज वेल एज ग्रीन हाउस गैसेस है। एट द सेम टाइम वाटर इज नॉट ग्रीन हाउस गैसेस, नीदर hazardous to our health. तो but see the point is hydrogen cell technology is not easy. क्यों easy नहीं है, let us see. सबसे पहले हम इसके disadvantages देखते हैं। तो first of all we need more money to make hydrogen cell. अब hydrogen cell को मनी देने के मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे पहला तो जो भी व्हीकल्स होंगे वो वेरी एक्सपेंसिव होंगे। सेकंड, हाइड्रोजन बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए। किसी चीज को तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए, बट किसी चीज को कंबाइन करने के लिए वी नीड मोर एंड मोर एनर्जी। अब मोर एनर्जी के लिए वो एनर्जी कहाँ से क्रिएट करेंगे, तो अगेन क्वेश्चन कम्स टू फोसिल फ्यूल्स के। फोसिल फ्यूल के हेल्प से हम हाइड्रोजन को एनर्जी देंगे। तो ये कैसे ग्रीन हुआ, तो ये सबसे पहला एक क्वेश्चन है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट सेफ्टी, क्योंकि हाइड्रोजन इज मोर एक्सप्लोसिव देन पेट्रोल। अगर हाइड्रोजन टैंक पे थोड़ा भी प्रेशर आ गया या फिर थोड़ा भी स्मॉल इंसिडेंट हो गया, कोलिजन हो गया, तो इट कैन ब्लास्ट होल व्हीकल एंड सराउंडिंग व्हीकल्स। तो इट विल बी चैलेंज, बट अगेन द कॉइन हैज टू साइड्स। तो चैलेंज के साथ साथ बेनिफिट क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। क्या क्या हो सकता है यहाँ से, वाटर वेपर बाहर आ सकती है। कभी कभी वाटर नहीं तो वाटर वेपर बाहर आ सकती है विच इज अ ग्रीन हाउस, बट स्टिल द एमिशन या तो फिर प्रोडक्शन विल बी वेरी वेरी लेसर कंपेयर टू ट्रेडिशनल फोसिल फ्यूल्स। एयर पॉल्यूशन जीरो, दिस इज द बेस्ट पॉइंट। एंड साथ में बाय प्रोडक्ट क्या आएगी, वाटर बाय प्रोडक्ट आएगी, दैट टू बी फ्रेश वाटर। कहीं पे भी हम उसका यूज कर सकते हैं एंड इट इज वेरी वेरी मच एफिशिएंट देन ट्रेडिशनल कंबशन टेक्नोलॉजी। सो दिस इज द बेस्ट thing to look forward in future. So hydrogen cell technology is not like imagination right now, it will be reality soon. Next we have the word strand hog. So recently just a second, recently Union Home Ministry has alerted states about the vulnerability of Android operating system. So strand hog is related to Android operating system. It is a malware. तो मालवेयर ये क्या करता है, तो रियल टाइम आपको ऐसी एप्लीकेशन लगेगी कि इट इज अ जेन्युइन। तो आपको जेन्युइन लगेगी, आप उसको इंस्टॉल करोगे, जैसे ही आपने इंस्टॉल कर दिया इट विल आस्क फॉर योर परमिशन। समटाइम इट डज नॉट आस्क फॉर योर परमिशन एंड इट बाईपासेस ऑल दी सिक्योरिटी फायरवॉल्स। उसको कहा जाता है, जो भी आपकी एंड्रॉइड सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी सिक्योरिटी को क्या कहा जाता है, फायरवॉल। इट एक्ट्स एज अ वॉल। तो वो वॉल को बाईपास कर लेता है, और बाईपास करने से साथ वो माइक्रोफोन का यूज कर देता है। तो इफ यू आर गिविंग सम काइंड ऑफ टॉक और यू आर सेंडिंग सम वॉइस नोट, तो उसको भी वो सुन सकते हैं। जैसे कि आपने बोला एडिडास, तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू ओपन द अमेजोन, आपको एडिडास की ये बिग डेटा का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपको एडिडास की एडवर्टाइजमेंट आनी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। देन इट कैन एक्सेस योर photos, it might send to some cloud server which you are not aware. Then read and even send messages कैसे फेक मैसेजेस ये सेंड कर सकता है, एडवर्टाइजमेंट मैसेजेस कुछ भी वो अट्रैक्ट कर सकता है, पुश मैसेजेस सेंड कर सकता है। देन कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर सकता है, लॉग इन क्रेडेंशियल्स आपके सीधे क्लाउड से किसी और को भेज सकता है एंड इट विल बी वेरी थ्रेटफुल फॉर योर प्राइवेसी एज वेल।
तो जो भी ये सारी चीजें है, तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने हमारे सारे स्टेट को अवेयर किया है कि प्लीज बी अवेयर, ऐसा स्टैंड हॉग जैसा कोई मालवेयर आ रहा है। तो प्लीज रिमेंबर, ट्रिवियल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि स्टैंड हॉग वाज रिसेंटली सीन इन अ न्यूज, तो ये क्या है? इट इज अ वायरस, इट इज अ लाइक बायोलॉजिकल वायरस, इट इज अ malware, it is some software which Niti Aayog has developed or USA has developed. So please make sure you remember it is a malware and related to computer technology. Next thing is trastuzumab. Trastuzumab is a kind of a biosimilar medicine. A biosimilar medicine and generic medicine both are different. Generic medicine are synthesized from chemical, okay, and biosimilar are synthesized from living organism. So this is the basic difference between generic medicine and biosimilar medicine. People are getting confused by both common name. दोनों का मोटिव एक ही है कि जो ओरिजिनल ब्रांडेड मेडिसिन है उसकी जो प्राइस लाइक 100 रुपी है, तो बायोसिमिलर उन सभी की प्राइस कितनी होगी? 10 रुपी होगी। तो मोटिव एक ही है कि सभी लोगों को मिल सके, nobody will be लेफ्ट बिहाइंड, ये एक है। और WHO ने इसको एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में डाल दिया है। व्हाई? बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर ब्रेस्ट कैंसर। तो बायोसिमिलर कैसे बनता है? वो एक बायोलॉजिकल एक्टिव जो ऑर्गेनिज्म होती है उसको हम मॉडिफाई करके, उनको चेंज करके उनकी प्रेजेंस में इसको बनाया जाता है, ऑन कॉन्ट्रारी टू जेनेरिक, जहाँ पे जेनेरिक में हम केमिकली सिंथेसाइज्ड यूज कर सकते हैं। ओके, दोनों इन शेप हम कह सकते हैं कि दोनों की डिलीवरी सेम होती है। दी ओरिजिनल पेटेंटेड है, वो जब एक्सपायर्ड हो जाएगी तभी जेनेरिक बनेगी। ओरिजिनल जो ब्रांडेड मेडिसिन है वो एक्सपायर्ड हो जाएगी, मतलब उसका जो लाइसेंस एक्सपायर्ड हो जाएगा, उसके बाद ही बायोसिमिलर प्रोजेक्ट, बायोसिमिलर मेडिसिन बनेगी। नेक्स्ट करंट अफेयर इज अबाउट माइक्रोडॉट। अब माइक्रोडॉट टेक्नोलॉजी वाज इन न्यूज। तो ये क्या होता है कि एक अलग टाइप का स्प्रे होता है, वो हमें क्या करना है, बॉडी पार्ट्स, कार की बॉडी पार्ट या तो फिर व्हीकल की बॉडी पार्ट या तो फिर पूरे व्हीकल के ऊपर स्प्रे कर देना होता है। जब हम उसको स्प्रे कर देंगे तो इट विल क्रिएट सम यूनिक आइडेंटिफिकेशन। अब ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन किस में हेल्प करेगी? जब जब कभी आपकी व्हीकल की चोरी हुई तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आप ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं, विच इज वेरी वेरी हार्ड टू रिमूव। अगर आपको माइक्रोडॉट रिमूव करना है तो वो असेट को आपको डेफिनेटली डैमेज करना ही पड़ेगा। विदाउट डैमेजिंग यू कैन नॉट रिमूव इट। ये कोई पेंट नहीं है कि कोई केमिकल से रिमूव हो जाए। दैट इज वाई जो भी थीवरी होती है, जो भी चोरी होती है, उसको हम इजीली ट्रैक डाउन कर सकेंगे। या तो कभी कभी हम फेक स्पेयर पार्ट यूज करते हैं, तो फेक स्पेयर पार्ट यूज करके सस्ते लोगों को फ्रॉड कर सकते हैं। तो हम फेक स्पेयर पार्ट को भी ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन से मैच कर पाएंगे एंड वी कैन अश्योर दैट कि वी आर गेटिंग ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स। ओके, तो दिस इज द माइक्रोडॉट। उसके बाद वी हैव अ स्नो एक्स। स्नो एक्स इज अ प्रोग्राम फंडेड बाय नासा। तो इट इज ऑल अबाउट स्नो रिमोट सेंसिंग एंड स्टडी अबाउट स्नो। तो ये एक स्नो सैटेलाइट मिशन जो भी हम टारगेट कर रहे हैं उसके लिए ये ग्राउंड वर्क हमें प्रोवाइड करेगा। एंड दिस विल यूटिलाइज लाइडर टेक्नोलॉजी, मल्टी स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी, IR स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी इन अ फॉरेस्टेड एरिया ऑफ स्नो, जहां पे हमें ग्राउंड रिपोर्टिंग चाहिए। तो स्नो एक्स इट इज रिलेटेड टू remote sensing but in a snow field, okay, that you have to remember, and it is funded by NASA. So मे बी उनके MCQ में पूछ ले कि ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी से है, इसरो से है, या तो फिर चाइनीज से है, या तो फिर जाक्सा से है, जापानीज से है। तो प्लीज रिमेंबर इट इज फंडेड बाय नासा। नेक्स्ट थिंग, EB Cry। तो EB Cry हैज बीन लॉन्च्ड। So next current affair. Now next, Union Finance Ministry has recently launched EB Cry e-auction portal. तो what is EB Cry e-auction portal? तो ये हमें ऐसा ऑनलाइन ऑक्शन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर पाएगा कि जहां पे बैंक का असेट्स ऑक्शन हो सके।
मतलब जो भी बैंक ने असेट्स अक्वायर किए कहीं से या तो फिर खुद के असेट्स बेचने हैं, तो इट ऑल कैन बी पुट इनटू दिस ईबी क्राई प्लेटफॉर्म एंड वी कैन डील ऑप्शन अबाउट दिस एसेट्स। तो जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उनकी एक ये ई ऑप्शन साइट है, उन सभी को लिंक अप कर देगी और सिंगल विंडो एक्सेस देगी सभी को, जो जो पार्टीज इंटरेस्टेड है उन सभी को डिटेल ईवी क्राई पोर्टल से मिलेगी। तो ये पोर्टल क्यों हमने कवर किया, सिंस इट इज नॉट कंप्लीटली रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट कभी कभी ऐसे जो एब्रीवेशंस होते हैं सभी को लगता है कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, तो हम कोई भी ब्लफ करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे कैश मास्टर गिरी नहीं पॉसिबल होगी। इट इज फॉर बैंक एसेट ऑक्शन, प्लीज रिमेंबर बैंक एसेट ऑक्शन। This is why I have covered this topic. And lastly, Children Science Congress. Children Science Congress recently was held और ये स्टार्ट कब हुई, 1993 में हुई। एंड इट इज अ प्रोग्राम बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये किसके लिए, तो चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 17, उनको वहां पे एक कॉन्फ्रेंस की जाती है एंड एवरीबडी comes like very noted personality from the science field comes there, political personalities comes there, and they try to motivate the students of the age group of 10 to 17 to jump into the field of innovation and creativity। यहाँ से हम क्या करने का ट्राई करते हैं कि जो जो साइंस फील्ड में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है उन सभी को हम क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन के थ्रू R&D या तो फिर फ्यूचर साइंटिस्ट या तो फिर फ्यूचर टेक्नोलॉजी बनने का ट्राई करते हैं। Okay, so this is a small like trivial bit, and thank you very much. I hope you have learned many things from this lecture, and see you next time with the January 2020 current affair of science and technology.